हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल दिए गए थे उसको मैंने बारी बारी से एक एक करके उसमें डिस्क्राइब किया था। दोस्तों, प्रयास किया था कि आप लोगों को याद भी हो जाए, है ना। उसमें 13 दिए थे और 13 को मैंने प्रयास किया था कि आप अच्छे से उसको कर जाएँ। दोस्तों, आपको फिर से बता दूं कि हम एक एक लाइन एक एक शब्द पर हम गौर करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, एक एक लाइन एक एक शब्दों को बताने का मेरा उद्देश्य है दोस्तों कि इससे आप हर शब्द से गुजरें और पता ना कंपटीशन में कौन से आ जाए, कोई नहीं जानता है दोस्तों। इसलिए किसी चीज़ को छोड़ना हम लोग के लिए घातक होगा। दोस्तों, मेन बात है कि लुसेंट हम लोग सही से पढ़ते नहीं हैं। नतीजा ये होता है कि हम लोग किताब बार बार चेंज करते हैं, कभी उस बुक को कभी इस बुक को पढ़ते हैं। नतीजा यही होता है कि हम लोग का कंसेप्ट जो है गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हम यही सलाह देंगे दोस्तों कि एक बुक को अच्छे से पढ़ें ताकि हम लोग का अच्छा सा कंसेप्ट बन जाए। तो ये दोस्तों, देर ना करें। आपको मालूम है कि दोस्तों हम पहले इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और उसके बाद हम समझाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, ठीक उसी तरह से इसमें भी शुरू कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, उस सारणी को पढ़ने के बाद यहाँ है पेज 6 है, बुक का पेज 6 है यहाँ पर। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबर वाला सार इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। दोस्तों, थोड़ा ऐसा और पढ़ते हैं। स्त्री मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। ठीक है दोस्तों, कुछ सारणी में यहाँ पे दिया है, उसको भी हम पढ़ते हैं। कहते हैं कि सिंधु काल में विदेशी व्यापार है। एक तो आयातित वस्तुएं हैं और एक तरफ प्रदेश दिया है। तांबा दिया है, तांबा कहाँ से आता है वो दिया है यहाँ पर, खेतरी बलूचिस्तान ओमान से। चांदी का दिया है अफगान से, ईरान से। सोना का दिया है कर्नाटक, अफगानी और ईरान से। टीन का दिया है अफगानिस्तान, ईरान से। गोमेद का दिया है सौराष्ट्र से। लाजवर्त का दिया है मेसोपोटामिया से और शीशा का ईरान से। दोस्तों, पहले यहाँ तक हम जो पढ़े पहले इसको आपको समझाते हैं और फिर एक बार पढ़कर फिर हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, चलिए तो आप लोग तैयार हो जाइए, एक एक प्रश्न का जवाब देगा। तो दोस्तों, अब समझते हैं हम लोग कि क्या कर रहा है। दोस्तों, ध्यान रखेंगे, हम लोग का सिंधु सभ्यता चल रहा है और इसमें बहुत तरह से प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, अब बताइएगा जब आप लोग सैंधव सभ्यता की बात करें। दोस्तों, ध्यान रखना है, सैंधव सभ्यता में क्या बात किया है दोस्तों कि यहाँ के जो लोग थे ना, लोग यातायात के लिए, बताइएगा यातायात के लिए किसका उपयोग करते थे? तो 2 पहियों, कितने पहियों वाला? 2 पहिए वाला। ठीक है, 2 पहियों वाला और फिर कौन सा? 4 पहियों वाला। ठीक है, जिसमें 4 पहिया लगा हो। 2 पहिया और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी यूज करते थे। क्या यूज करते थे? बैलगाड़ी। तब पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे कितने पहियों वाली गाड़ियों का यूज करते थे? तो एक 2 पहियों वाले बैलगाड़ी और चाहे 4 पहियों वाले बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। इसमें देखिए दोस्तों, सिर्फ बैलगाड़ी ही नहीं है, बैलगाड़ी के अलावा इसमें क्या है? भैंसा गाड़ी का भी उपयोग करते थे। किसका? भैंसा गाड़ी, मैंने भैंसा का भी गाड़ी और बैल का भी गाड़ी। ठीक है, दोनों उपयोग करते थे लोग। चलिए, बात क्लियर हो गई। पूछा जाएगा कि किस अभिलेख में मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु से है? क्वेश्चन है, बताइएगा दोस्तों, वो कौन से अभिलेख है जिसमें मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है? ठीक है, मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस अभिलेख में दिया गया है? तो इस शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। तो किस अभिलेख में है? तो मेसोपोटामिया के अभिलेख में। किसके? मेसोपोटामिया। ठीक है, पोटामिया के अभिलेख में। ठीक है दोस्तों, मेसोपोटामिया के अभिलेख में स्थित है।
मेलुहा शब्द जो है मेसोपोटामिया के अभिलेख में स्थित है। और ये किससे जुड़ा हुआ है मेलुहा? तो सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ है। चलिए बात क्लियर हो गई दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संभवतः ध्यान रखना दोस्तों, संभवतः हड़प्पा संस्कृति का जो शासन था ना, हड़प्पा संस्कृति का जो शासन था, शासन वो वणिक वर्ग के हाथों में था। क्वेश्चन करता है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति का शासन, हड़प्पा संस्कृति का जो शासन था, संस्कृति का शासन पूछा जाए यहाँ पर, हड़प्पा संस्कृति का शासन किसके हाथों में था? तो क्या जवाब देंगे? वणिक वर्ग के हाथों में। क्या जवाब होगा? वणिक वर्ग, वणिक वर्ग के हाथों में था। किसके हाथों में था? वणिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है, पूछा जाए कि हड़प्पा संस्कृति का शासन किस वर्ग के हाथ में था? तो वणिक वर्ग के हाथ में था। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा एवं मोहनजोदारो, ठीक है, हड़प्पा एवं कौन है? मोहनजोदारो जो है, जोदारो यहाँ पर करते हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो को दोनों की बात करें, ये लिख देंगे, समझिएगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदारो, ठीक है, हड़प्पा एवं मोहनजोदारो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी, विस्तृत साम्राज्य की, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, विस्तृत साम्राज्य की, विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी। कौन सा राजधानी? जुड़वा राजधानी। किसने कहा था? देखो, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी किसने कहा था? किसने कहा था? तो जवाब आप लोग देंगे पिग्गट ने। किसने कहा था? पिग्गट ने कहा था। किसने कहा था? पिग्गट ने। ठीक है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिग्गट ने कहा था। याद आ गया होगा। चलिए ध्यान रखना दोस्तों, सिंधु जो सभ्यता के लोग थे ना, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो धरती को उर्वरता की देवी मानकर, धरती को किसकी देवी मानता था लोग? उर्वरता। ठीक है, उर्वरता की देवी मानता था लोग, देवी मानकर पूजा किया करते थे लोग। ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे धरती को उर्वरता की देवी मानते थे लोग और पूजा किया करते थे। ठीक है, ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो धरती माता की पूजा करते थे। क्या मानते थे धरती को? तो उर्वरता की देवी मानते थे लोग। ठीक है, उर्वरता की देवी। चले आगे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, वृक्ष की जो पूजा होती है, वृक्ष की पूजा, ठीक है, वृक्ष पूजा जिसको बोलेंगे, वृक्ष की पूजा जैसे कि होता है ना, पीपल के वृक्ष का पूजा है, ऐसे लोग करता है हम लोग के यहाँ। तो वृक्ष की पूजा एवं शिव पूजा, एवं शिव पूजा, कौन सी पूजा? शिव पूजा। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का जो प्रचलन हुआ है, इसका जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? किस सभ्यता से? तो जवाब हो जाएगा सिंधु सभ्यता से। किस सभ्यता से? सिंधु सभ्यता से। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता से ही वृक्ष की पूजा और शिव पूजा की साक्ष्य मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता से इसका साक्ष्य मिला है। ठीक है, सिंधु सभ्यता से साक्ष्य मिला है। किसकी पूजा? वृक्ष पूजा और शिव पूजा की। बात क्लियर? चलिए दोस्तों, ध्यान रखना, ये एक स्वास्तिक चिन्ह आता है, स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पर बताते हैं दोस्तों। स्वास्तिक, स्वास्तिक का चिन्ह जो होता है, स्वास्तिक का चिन्ह जो मिलता है वो संभवतः किस सभ्यता की देन है? तो ये भी जो है ना सिंधु सभ्यता की है। कौन से? सिंधु चाहे सिंधु सभ्यता की देन है, सिंधु सभ्यता की देन है। तो पूछा जाए स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता से? सिंधु सभ्यता से। बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ये सब जो है, जो इसका बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ये सब कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता से ही मिला हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कि मोहनजोदारो एवं हड़प्पा को जुड़वा की राजधानी किसने कहा है? पिग्गट ने कहा है। अच्छा, धरती माता की पूजा की जो प्रचलन है वो सिंधु सभ्यता से ही है। वृक्ष की पूजा सिंधु सभ्यता से है। शिव की पूजा सिंधु सभ्यता से है। स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता से। तो ये बात सब क्लियर हो गई दोस्तों। चलिए देखो दोस्तों, जो ये स्वास्तिक का चिन्ह है ना, ये किसके लिए प्रतीक है? तो ये सूर्य उपासना के लिए, सूर्य उपासना के लिए है। ठीक है, ये सूर्य उपासना, जहाँ स्वास्तिक का चिन्ह है ये सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह से। सिंधु घाटी के जो नगरों में किसी विशेष मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। देखो, इसमें कोई मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। ध्यान रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिंधु जो सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता में किसी विशेष मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं।
विशेष मंदिर के अवशेष नहीं मिले, इसमें मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। यानी इसमें कहने का अर्थ है कि वृक्ष की पूजा करो, शिव की पूजा करो, है ना, और धरती माता की पूजा करो, ये सब प्रचलन था। स्वास्तिक चिन्ह यानी सूर्य की उपासना करो, पर इसमें कोई विशेष मंदिर देखने को नहीं मिला था दोस्तों। ठीक है, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। दोस्तों ध्यान रखना, इसमें मातृ देवी की उपासना सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रचलन में था। ठीक है, सिंधु सभ्यता में पूछा जाए, सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, तो जवाब देंगे आप लोग मातृ देवी। ठीक है, मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। अच्छा, इसमें देखिएगा दोस्तों, इसमें पशुओं में कुबर वाला सार, दोस्तों इसमें जो पशु होते थे वो कुबर वाला सार इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। दोस्तों सिंधु सभ्यता में जब कुबर वाला सार मिलता था ना, कुबर वाला सार, तो उसको कुछ विशेष तरीके से लोग पूजा पाठ करते थे। ठीक है, कुबर वाले सार को विशेष तरीके से पूजा पाठ करते थे, यानी विशेष पूजनीय था। ठीक है, इस सभ्यता में स्त्री मृण मूर्तियाँ, जो कि मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सैंधव जो समाज था ना, ये सिंधु सभ्यता के जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मातृसत्तात्मक। ठीक है, सत्तात्मक था। पूछा जाएगा कि सैंधव सभ्यता के जो समाज था वो किस को पालन करता था, मातृसत्तात्मक का। ठीक है, मातृसत्तात्मक का। मातृसत्तात्मक का कारण क्या था कि चूंकि स्त्री यहाँ पर मृण मूर्तियाँ जो है ना, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिल रहे थे, यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियाँ क्या हो रही थी, अधिक मिल रही थी। ठीक है, इसलिए अनुमान लोग लगाया कि सैंधव जो समाज के लोग हैं वो मातृसत्तात्मक था। ठीक है, मातृसत्तात्मक। तो चलिए दोस्तों, जितना मैंने पढ़ा वहाँ तक आप लोगों को मैंने समझा दिया। फिर एक बार पढ़ते हैं और फिर समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ है, इसमें जो सारणी वाला है ना, सारणी वाला, उसको भी चर्चा करना है हमें। तो दोस्तों यहाँ पर जगह तो कम है, थोड़ा मिटाकर ही कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर पढ़ते हैं और फिर आपको समझाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा ना, 1 से और 2 बार देख लीजिएगा तो समझिए कि आपके दिमाग में पूरे अच्छे से बैठ जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों किसी कंपटीशन अगर निकालना है, सरकारी जॉब करना है दोस्तों, तो कोई शॉर्टकट काम नहीं चलेगा दोस्तों। यहाँ पर शॉर्टकट जीके जीएस के लिए पढ़ाई करेंगे तो दोस्तों दिक्कत है क्योंकि वो रोग लगा ही रह जाता है दोस्तों, क्लियर नहीं हो पाता है, फिर उतना ही मेहनत करना होता है। इसलिए थोड़ा पहले ही मेहनत कर लिया जाए तो सबसे बढ़िया हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सारणी वाला है उसको हम बता देते हैं। सारणी वाला जो पढ़े थे हम लोग, सिंधु काल में विदेशी व्यापार था। कौन सा व्यापार था, विदेशी व्यापार। ठीक है, विदेशी व्यापार, सिंधु सभ्यता में विदेशी व्यापार है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आयातित वस्तुएं, जो कि जिस वस्तु को हम लोग मंगाते हैं उसको आयातित बोलते हैं और जिसको बाहर भेजते हैं उसको निर्यातित बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आयातित जो वस्तुएं हैं ना, वो तांबा। सिंधु सभ्यता में पूछा जाए कि तांबा कहाँ से मंगाया जाता था। ठीक है, कहाँ से मंगाया, आयातित वस्तुएं वो कहाँ से, खेतरी से, बलूचिस्तान से, ओमान से। खेतरी से, बलूचिस्तान से, ठीक है, बलूचिस्तान से, फिर कहाँ से, ओमान से मंगाया जाता था। ठीक है, ओमान से। ठीक है दोस्तों, तांबा कहाँ से, खेतरी से, बलूचिस्तान से और ओमान से मंगाया जाता था। याद हो गया। चले, दूसरा दिया है दोस्तों इसमें चांदी। क्या है, चांदी। तो चांदी कहाँ से मंगाया जाता था दोस्तों, तो अफगानिस्तान से। कहाँ से, अफगानिस्तान से, उसके बाद ईरान से दोस्तों। ठीक है, अफगानिस्तान से, उसके बाद ईरान से। ठीक है, याद हो जाएगा। चांदी जो है सिंधु सभ्यता में चांदी कहाँ से मंगाया जाता था, तो अफगानिस्तान से और ईरान से मंगाया जाता था। ठीक है, आइए तीसरा हम लोग देख लेते हैं सोना की बात। किसकी बात, सोना। तो दोस्तों सोना कहाँ से मंगाया जाता था, कर्नाटक से। कहाँ से, कर्नाटक से, फिर अफगानी से, अफगानी माने कि अफगानिस्तान से। ठीक है, अफगानिस्तान से समझ जाएंगे, अफगानिस्तान से और ईरान से। ठीक है, ईरान से। तो आपने देखा दोस्तों कि सोना कर्नाटक से, अफगानिस्तान से, ईरान से। चांदी कहाँ से, तो अफगानिस्तान से, ईरान से। इसका मतलब देख रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है ना, ईरान चांदी और सोना दोनों खाती है, और सोना में एक एक्स्ट्रा आ गया कर्नाटक में। ठीक है, चलो दोस्तों चौथा देख सकते हैं टीन से। ठीक है, टीन कहाँ से आता है, टीन कहाँ से, तो ये अफगानिस्तान, ईरान से। कहाँ से, अफगानिस्तान और ईरान से। ठीक है, ईरान से। देखिए दोस्तों इसमें ईरान है, अफगानिस्तान और ईरान से ही टीन मंगाया जाता है। पछुआ है गोमेद। गोमेद जो है, गोमेद जो है ये कहाँ से, सौराष्ट्र से मंगाया जाता है दोस्तों, सौराष्ट्र से। ठीक है, और छठा जो दिया है आपका लाजवर्त। लाजवर्त
ये कहाँ से मांगा जाता है दोस्तों? लाजवर्थ। ये मेसोपोटामिया से, कहाँ से? मेसोपोटामिया से, पोटामिया से, ठीक है, पोटामिया से मांगा जाता है, मेसोपोटामिया से। तो लाजवर्थ कहाँ से? मेसोपोटामिया से। गोमेर कहाँ से? सौराष्ट्र से, ठीक है। टीन कहाँ से? अफगानिस्तान, ईरान। दोस्तों अफगानिस्तान ईरान में ज़्यादातर देख रहे हैं कि सोना चांदी और यहाँ पर टीन दिख रहा है, ठीक है। अब आइए एक लास्ट है सतो, उसको कर लेते हैं सीसा। सीसा कहाँ से मांगा जाता है? ईरान से दोस्तों। कहाँ से? ईरान से। याद हो जाएगा ना, सीसा कहाँ से? ईरान से। तो इस तरह से हम लोगों ने जो पढ़ा था सारणी वाला भी हो गया दोस्तों। अब इसके बाद आपको हम दिखाते हैं और पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा सिंधु सभ्यता जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में सिंधु सभ्यता हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता की ओर चलेंगे। देखिए दोस्तों हम बुक घुमा दिए हैं, आप लोग थोड़ा सा कष्ट उठाइएगा और इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, पढ़ना चाहते हैं तो, अन्यथा हम सबको समझा देते हैं हर एक क्वेश्चन, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, देखिए यहाँ तक मातृशतात्मक था, ठीक है, ये पढ़ लिए थे, ठीक है दोस्तों। यह टेबल समझा दी। उसके बाद यहाँ से आते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ से सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सैंधव सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। तो दोस्तों ये हम लोग का सिंधु सभ्यता की बात है। अब यहाँ तक खत्म हो जाएगा। अब हम लोग को पढ़ना है वैदिक सभ्यता, है ना दोस्तों। तो चलिए आज इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देते हैं सिंधु सभ्यता। जितना पढ़े हैं दोस्तों उसको अब एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। आइए तो दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि सिंधु काल में विदेशी जो व्यापार हुए थे कहाँ कहाँ से सोना चांदी तांबा, है ना, टीन गोमेद लाजौर सीसा आया था, इस सबको हम लोगों ने देख लिया था। अच्छा सिंधु सभ्यता जो थी वो मातृशतात्मक थी, है ना, यहाँ तक बात हो गई थी। अब ये दोस्तों सिंधु सभ्यता में ही खास बात है, बताइएगा सिंधु सभ्यता बताइएगा दोस्तों, इसमें प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक है। आप लोगों से पूछें सिंधु सभ्यता में बताइएगा किस वस्त्र का उपयोग होता है, किस वस्त्र का उपयोग होता था, बताइए तो जरा सा। सिंधु सभ्यता में किस वस्त्र का उपयोग होता था, जल्दी से बताइए, क्या जवाब दीजिएगा? सूती का, सूती एवं ऊनी का, ठीक है, सूती एवं ऊनी वस्त्र का। तो सिंधु सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। बात क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा दोस्तों। सिंधु सभ्यता जो सिंधुवासी लोग थे वो लोग मनोरंजन के रूप में क्या करते थे, बताइए। मनोरंजन के रूप में क्या करते हैं सिंधु सभ्यता के लोग? मनोरंजन के रूप में क्या करते थे लोग, जल्दी से बताइए, क्या करते थे लोग? क्या करते थे? तो मछली पकड़ते थे लोग। क्या है? मछली पकड़ना, मछली पकड़ना ये मनोरंजन का काम था। शिकार करना भी क्या था? मनोरंजन का काम था, ठीक है। पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, ठीक है, आपस में लड़ाना इन लोगों का ये मनोरंजन का काम था, है ना। चौपर और पासा खेलना, ठीक है, चौपर और पासा खेलना जो लूडो छक्का होता है खेलना इन लोगों का मनोरंजन का साधन था, ठीक है। तो पूछा जाए दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे यानी सिंधुवासी लोग थे मनोरंजन के रूप में क्या क्या करते थे? तो मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाने का काम करते थे, चौपर फेंक और पासा खेलने का काम करते थे, ठीक है दोस्तों, ये समझ गए होंगे। चलिए अज्ञात इनका मनोरंजन आप लोग समझ लिए कि मनोरंजन में क्या क्या करते थे, कौन कौन से साधन का प्रयोग करते थे।
देखिए दोस्तों, अब आप लोग बताइए, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे ना वो काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, जो बर्तन बनाते थे, वो किस रंग का था? लाल मिट्टी के बर्तन। ठीक है, लाल मिट्टी के बर्तन, लाल मिट्टी के बर्तन। सिंधु सभ्यता के लोग किस रंग के बर्तन का यूज करते थे? लाल मिट्टी के बर्तन। ठीक है, पर डिजाइन किससे करते थे लोग? काले रंग से। डिजाइन किससे करते थे लोग? काले रंग से। ध्यान रखना, बर्तन होता था लाल मिट्टी के। ठीक है, लाल मिट्टी के, लाल कलर के बर्तन हुआ करता था, पर डिजाइन जो करते थे वो लोग काले रंग से करते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों, सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे ना वो लोग तलवार से परिचित नहीं थे, तलवार से। ठीक है, तलवार को लोग नहीं जानते थे कि तलवार भी होता था। ठीक है, कि तलवार से ही लोग परिचित नहीं थे। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या तलवार से परिचित थे? जवाब हो जाएगा नहीं थे। ठीक है, तलवार से परिचित नहीं थे वो लोग। अच्छा, कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए भी मिले हैं, जिसका जो घिरा हुआ था। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि कालीबंगन जो है, कालीबंगन का अर्थ बताइएगा। कालीबंगन का अर्थ, कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों काली चूड़ियाँ। क्या होता है? काली चूड़ियाँ। ठीक है, कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। ठीक है, काली चूड़ियाँ। दोस्तों लिखावट पर मेरे ध्यान दीजिएगा, आप लोग सुनिएगा। बस ऐसे हम रफ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम कर सकें। तो कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ है। याद हो गया होगा दोस्तों। यहाँ से देखिए दोस्तों का, यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा प्रमाण मिले हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जो कालीबंगन है ना, यहाँ से खेत जोते जाने के, ठीक है, खेत जोते जाने के, ठीक है, खेत जोते जाने के यहाँ से प्रमाण मिले हैं। ठीक है, पूछा जाएगा खेत जोते जाने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगन से। हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के, यहाँ पर कहा कि यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा, इसी में देखिएगा दोस्तों, कालीबंगन में अग्नि पूजा की प्रथा भी थी। अग्नि पूजा की प्रथा, खेत जोते जाने की प्रथा यहीं से मिला है, कालीबंगन से ही मिला है। ठीक है, ऐसे प्रमाण मिले हुए हैं। दोस्तों पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। ये खास बात है दोस्तों, ध्यान रखना। ये जो सिंधु सभ्यता है ना, सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा की बात कर रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति। ठीक है, वेश्यावृत्ति। दोस्तों उधर दिख नहीं रहा है तो इधर लिख देते हैं। चलो इधर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इधर बोल देते हैं फिर से। पर्दा प्रथा, उसके बाद वेश्यावृत्ति, ध्यान रखेंगे। पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति इस सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। ठीक है, प्रचलित थी, बहुत अच्छा से प्रचलित थी। अच्छा, आगे दोस्तों ये बता रहा है सिंधु सभ्यता में कि खास कर ध्यान रखना दोस्तों, सिंधु सभ्यता में जो शव को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रचलित थी। यहाँ पर सिंधु सभ्यता के लोग शव को यानी लाश को, ठीक है, शव को जलाने का भी व्यवस्था रखे थे एवं गाड़ने का व्यवस्था। ठीक है, गाड़ने का व्यवस्था, तो जलाने एवं गाड़ने दोनों की व्यवस्था इसमें प्रचलित थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता में। यहाँ पर ध्यान देना कि हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था। हड़प्पा में शव को क्या किया जाता था? दफनाने की व्यवस्था थी। ठीक है, तो पूछा जाए बताओ कि हड़प्पा में शव को क्या किया जाता था? तो यहाँ पर दफनाया जाता था। जबकि मोहनजोदारो में, किसमें? मोहनजोदारो में जलाने की व्यवस्था थी, शव को जलाने की व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, मोहनजोदारो में शव को जलाने की व्यवस्था थी, हड़प्पा में दफनाने की व्यवस्था थी। ठीक है, यहाँ पर वो सब व्यवस्था प्रचलित थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली हैं दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, माफ करिएगा, लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली हैं। पूछा जाएगा कि युग्म समाधियाँ कहाँ मिली है, तो क्या जवाब देंगे आप लोग? लोथल एवं कालीबंगा। ठीक है, एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ कहाँ मिली है? लोथल एवं कालीबंगा में। ठीक है, युग्म समाधियाँ कहाँ मिली है? लोथल एवं कालीबंगा में मिली है। अच्छा, अब रही बात कि दोस्तों यहाँ पर सिंधु जो सभ्यता थी, ये सिंधु सभ्यता, इसका विनाश का संभवतः
प्रमुख कारण क्या था, सबसे प्रभावी कारण क्या माना गया था सिंधु सभ्यता का विनाश का प्रमुख है इसमें जो कारण था वो क्या था संभवतः। तो जवाब इसका होगा दोस्तों कि बाढ़ था। क्या था? बाढ़। यानी कहने का अर्थ है कि सिंधु सभ्यता को बर्बाद होने में बाढ़ का महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, ये बाढ़ ही है। ध्यान रखना दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आप लोग, अब ये सिंधु सभ्यता हम लोग का लुसेंट के हिसाब से आज क्लियर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग कि आग में पक्की हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में आग में पक्की हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा टेराकोटा। क्या हो जाएगा? टेराकोटा। क्या होगा? टेराकोटा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा इस तरह से कि हम लोगों ने पूरे सिंधु सभ्यता को कंप्लीट कर लिया, पूरे सिंधु सभ्यता को कंप्लीट कर लिया, यानी कहने का अर्थ है मेरा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया इसका। ठीक है, लुसेंट का। अब हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।